हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 13 सितंबर 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, प्रेक्षणों ये दिया है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। इसमें क्या करते हैं, जितने भी प्रेक्षण है सबको जोड़ेंगे पहले, उसके बाद जितने प्रेक्षण है यानी प्रेक्षणों की संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। तो जोड़ लीजिए, 3 6 9 8 17, तो 19 4 23 8 31, 31 4 35 1 36 का 6 आएगा, बचेगा 3। उसके बाद 3 1 4 5 6 7 2 9 3 12, 126 हो गया योगफल। अब कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रेक्षण है तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 14 बार में। यही आपका माध्य है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ है सेक 33 डिग्री और कौसेक 57 डिग्री। ठीक है, आप जानते हैं कि सेक और कौसेक एक दूसरे का पूरक होता है। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक 33 डिग्री है इसको बदल लेंगे कौसेक में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौसेक 90 माइनस 33। 90 में जब 33 माइनस करेंगे तो आएगा 57 डिग्री। ठीक है, और यहाँ देखिए कौसेक 57 पहले से भी है और दोनों गुना में, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस हो जाएगा। आपको एंगल देखना है, पहला का एंगल 57 है तो दूसरा में भी 57 रखना है, यानी ये वाला आपको चेंज नहीं करना है। चेंज किसको करना है, ये टेन 33 डिग्री को कॉट में चेंज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 33 57, और कॉट 57 पहले से, तो कुल मिला के गुना करने के बाद ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे। उसके बाद इसका वैल्यू आपको निकालना है कि कॉट 47 कॉट 43, किसी एक को आप बदल दीजिए 10 में। तो कॉट 43 को अगर आप 10 में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10 का 43 डिग्री। ठीक है, और कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर 1 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर एंगल बराबर है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो चीज़ लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है और 1 पहले से भी है। तो 1 + 1 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे यदि ये दिया है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए x है, y है, y को इस तरफ ले आएंगे तो x बट्टा वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0.02 है, और नीचे हो जाएगा ये 1.5। यहाँ देखिए 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव है। जब आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो पड़ेगा, और 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, तो कुल मिला के 1/15 × 75 हो गया। ठीक है, यही वैल्यू आपको इसमें रख के इसका मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले ऊपर 1 है, उसके बाद y + x, तो y है 75, x है 75, 1 76 हो जाएगा, और नीचे y - x, तो 75 में 1 घटाएंगे तो 74 आएगा। ठीक है, 2 से कट रहा है 38 और ये 2 से कट रहा है 37, तो ये 37 ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के 37/38 इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यात्रा का अगला 1/3 हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एलसीएम मेथड से इसको निकाल लेंगे। यात्रा आपको देखना है कि रेशियो क्या है इसके डिस्टेंस का। पहला है 1/3, यानी 1/3 हो गया पहला। दूसरा ये भी 1/3 है, तो बचा हुआ शेष यात्रा जो है वो कितना होगा, वो भी 1/3 होगा, तब जाके सब जोड़ के टोटल 1 होगा, यानी इसका रेशियो 1:1:1 में है। ठीक है, दूरी का अनुपात। अब आपको स्पीड लिखना, पहला स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल डिस्टेंस इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 और 50 का एलसीएम 50 होगा, फिर 50 और 40 का एलसीएम 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, 25 से 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ 40 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 50 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा।
और ये जो दूरी का रेशियो हम लोग पहले निकाले थे ये यहाँ पर इसके सामने लिख दीजिए, ठीक है। पहला के सामने पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो है डिस्टेंस का रेशियो है। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, ये जो 200 माने थे एलसीएम ये तो होगा ही, उसके बाद ये रेशियो को जोड़ के आपको यहाँ पर देना है। तो एक एक एक, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, नीचे गुना करके देना। तो सब जगह एक है तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ के यहाँ पर रख सकते हैं। तो 8 5 13 4 17 आ जाएगा नीचे। ये हो गया 2 तिया 600 और नीचे 17, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 तिया 51 जाएगा, 9 बचा 90, 17 पचे 85, उसके बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 35 के बाद डेसिमल, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रुपया में ब्याज आपको पता है, परसेंटेज में भी देख लीजिए कितना परसेंट मिल रहा है। तो 8% का रेट है, 2 वर्ष का टाइम है, तो टोटल 8 दूना 16% का ब्याज मिलेगा। जबकि रुपया में कितना मिल रहा है, 192 रुपया, तो ये इसके बराबर होगा। मूलधन निकालना, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 16 से 192 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 छः के 96 का 2 गुना 192 होता, तो ये हो जाएगा 12 गुना। तो 100 का भी 12 गुना कर देंगे तो 1200 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, निम्नांकित चित्र में QS समांतर EF, कहाँ है QS ये है और EF ये दोनों पैरेलल है। उसके बाद आगे कह रहा है कि RS समांतर PQ, RS ये है और PQ ये है, ये दोनों भी पैरेलल है। यदि कोण PQS 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, तो कोण RFE ज्ञात कीजिए। ठीक है, RFE ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये थीटा है और इसका वैल्यू निकालना एकदम आसान है, बस आपको थ्योरी आना चाहिए। मान लीजिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और ये इसकी तिर्यक रेखा है। तो इन दोनों लाइन के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए। अब जानते हैं कि दोनों का सम 180 है, तो ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 120 है तो ये थीटा का वैल्यू भी 120 डिग्री ही होगा। ठीक है, संगत कोण से। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यदि 63 चॉकलेटों को A और B के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा जाए तो B को कितनी चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है, 4 5 9 रेशियो में, और टोटल चॉकलेट कितना है 63, तो ये 7 गुना है। किसका पूछ रहा है, B का। तो B का देखिए 5 यूनिट है तो 5 का निकाल दीजिए, तो 5 का 7 गुना 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। आगे, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, देखिए पहले आप इसका जो ओरिजिनल स्पीड है वो निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर का दूरी 24 मिनट में तय करता है। अगर इसका हम लोग स्पीड निकालें तो कितना हो जाएगा, दूरी है 20, इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, टाइम है मिनट में तो इसको घंटा में बदलना होगा, यानी कि 24/60 करना होगा, तो कुल मिला के 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है आपका स्पीड होगा। ठीक है, कटाइए इसको, ये कट जाएगा 12 से 5 बार में, 12 से 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो 10 बचे 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस रेलगाड़ी का स्पीड है। अब कह रहा है कि इसके चाल में 5 किलोमीटर वृद्धि होता है। देखिए स्पीड अभी जो है वो 50 है, अगर 5 इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये हो गया स्पीड का रेशियो, कटा देंगे 5 से 10 बार में, 5 से ये कट जाएगा 11 बार में। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 11 से 10 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा 11 यहाँ आएगा 10 यहाँ आएगा, ये टाइम का रेशियो है। अगर ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो 11 यूनिट टाइम लगेगा, अगर 5 किलोमीटर बढ़ा देगा तो इसका स्पीड ये हो जाएगा, तो इस स्पीड से इसको तय करने में 10 यूनिट का टाइम लगेगा। जबकि ओरिजिनल में टाइम यहाँ पर इसको कितना लग रहा है, 24 मिनट। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो 11 यूनिट है इसका वैल्यू, यानी 11 यूनिट का वैल्यू 24 मिनट के बराबर होगा, और हमसे 10 यूनिट का पूछा जा रहा है तो 10 यूनिट का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो उसके लिए 24 को 11 से डिवाइड करना होगा और 10 से गुना करना होगा, तो ये 240/11 होगा। 11 दूना 22, 11 का 11, 9 बच जाएगा, यानी 21 सही 9/11 मिनट जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे,
दो संख्याओं का योगफल 9 है, उनके वर्गों का योगफल 41 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो 41 है ये क्या है, ये 25 + 16 होता है। ट्रिपलेट में हम लोग हमेशा यूज करते हैं। और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो 5 और 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। दूसरा तरीका है कि आप उसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि किसके स्क्वायर का सम जो है 41 हो रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि वर्ष 2013 और 2018 में राज्य ए और राज्य बी की कुल जनसंख्या का अंतर कितना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर 2013 में ए और बी, तो 2013 यहाँ पर है, ए और बी मिला के 40 38 ये हो जाएगा 78। ठीक है, और 2018 में ए और बी, 2018 यहाँ पर है, दोनों का योगफल 52 और 72 कितना होगा, 120 4 124। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप डिफरेंस ले लीजिए। देखिए 24 उधर है, 22 इधर है, तो कुल मिला के कितना होगा, 24 + 22 यानी कि 46 लाख। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 100 से आप तुलना कर सकते हैं, 100 से ये 24 अधिक है, 100 से ये 22 कम है, तो डिफरेंस आ गया 24 और 22 का। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर आंसर लगाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 8:3 है। ठीक है, क्या है, योगफल और अंतर का अनुपात यह है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी ऑप्शन देख सकते हैं आप। अगर योगफल 8 है और अंतर 3 है तो आंसर जो भी होगा उनका योगफल 8 का मल्टीपल होगा और डिफरेंस जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर यहाँ देखें तो 11 5 16 8 का मल्टीपल है, ये भी है। यहाँ 12 7 19 हो रहा, 8 का मल्टीपल नहीं है, हटा देंगे। 12 7 19 हो रहा, 8 का मल्टीपल नहीं है, हटा देंगे। दो ऑप्शन है तो दोनों में सेम नंबर है, बस उल्टा पुल्टा लिखा है। तो इसमें आप देख लीजिए बड़ी संख्या और छोटी का अनुपात निकालना, तो बड़ी यहाँ पर पहले है 11, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चेक भी कर सकते हैं, 11 5 16, उसके बाद 11 में से 5 घटा 6, घटाएंगे 2 से 8 बार में और 2 से 3 बार में, तो 8:3 आ रहा है, जो कि यहाँ पर भी दिया है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आगे इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 12 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर 8, नीचे है 4 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो यहाँ पावर बराबर है, तो 4 तिया 12 की पावर 5 होगा, तो ऊपर भी आपको 12 के पावर में बनाना है। तो सबसे पहले 12 का क्यूब है, लिख देंगे गुना। ये देखिए इसको अगर आप लोग 12 में बनाएंगे तो ये आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो 2 का स्क्वायर इसमें मिला दीजिए, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2 अकेला बच जाएगा। ये देखिए इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, 6 का स्क्वायर है, 8 को लिखें 2 का स्क्वायर गुना 2 में, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। पावर बराबर है, आप जानते हैं कि क्या नियम होता है, अगर पावर बराबर रहे और गुना रहे बीच में तो आधार को गुना करके सेम पावर लगा सकते हैं। तो 6 दूना 12 हो गया, पावर यहाँ पर दोनों का जो है 2 वो आ जाएगा, और ये 2 अकेला बच गया, उसको लिख दिए। ठीक है, और नीचे नीचे देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए पावर सेम है, तो आधार को गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12 की पावर 5 हो जाएगा। 12 की पावर 3, यहाँ 12 की पावर 2, तो कुल मिला के यहाँ 12 की पावर 5 हो गया, और यहाँ भी वही चीज़ है, तो काट देंगे। केवल 2 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की भुजाओं का अनुपात 8:10 है, इनका परिमाप 90 है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक्स में मान लीजिए 8x पहला भुजा, दूसरा 10x। अगर इसमें परिमाप हम लोग निकालें तो कितना होगा, 2 × l+b होता है, तो दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे, तो 8 10 18 दूना 36x हो जाएगा, और ये परिमाप दिया है 90। घटा देंगे, 18 दूना 18 पंचे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5/2। अगर x का वैल्यू 5/2 आया है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें x का वैल्यू ये रखेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2 चौके 4 पंचे 20, और ये कितना आ जाएगा 5 25, यानी ये हो गया आपका एक भुजा ये हो गया। इन्हीं दोनों से क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल सिंपल सा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 20 × 25 कर देंगे, तो 25 दूना 50, इस पर 1 0 यानी 500 इसका जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 24 पेंसिलों का क्रय मूल्य 16 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सीपी और एसपी का क्या रेशियो होगा, देखिए एक क्रय मूल्य के साथ कितने पेंसिल हैं 24, तो ये चला जाएगा विक्रय मूल्य में। ठीक है, उल्टा सोचना आपको, क्रय मूल्य में 24 पेंसिल है तो ये विक्रय मूल्य में 24 आ जाएगा, और विक्रय मूल्य में 16 पेंसिल है तो ये क्रय मूल्य में चला जाएगा 16। यानी आप कह सकते हैं 16 का सामान 24 में बिक रहा है, सीधा सीधा 1.5 गुना है, तो 50% का यहाँ पर प्रॉफिट है।
ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें मानेंगे हम लोग पिता की आयु को x वर्ष। तो क्या कंडीशन होगा? पहला, अगर दोनों बच्चों की आयु के योग के 3 गुनी है, तो 2 बच्चे हैं, मान लीजिए पहला बच्चा का आयु a वर्ष है, दूसरा का b वर्ष है, तो a प्लस बी का यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। ये पहला इक्वेशन होगा। दूसरा क्या होगा? 6 वर्ष बाद। अगर हम लोग 6 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों का आयु 6 वर्ष बढ़ जाएगा, तो पिता का तो x प्लस 6 होगा, लेकिन पुत्र का कितना होगा? देखिए 2 पुत्र है तो दोनों का 6 वृद्धि होगा, तो आप एक साथ a प्लस बी में कितना बढ़ा सकते हैं? 12। अब कंडीशन क्या कह रहा है? 2 गुनी होगी, तो 2 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिए। सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो ये a प्लस बी गुना 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप गुना करके लिखेंगे 3a प्लस 3b, और ये 6 पहले से है, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर राइट साइड होगा 2a प्लस 2b और प्लस का 24। ये दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो a प्लस बी बचेगा घटने के बाद, और 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो 24 में 6 घट जाएगा तो 18, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 18। x का मान हमें निकालना है क्योंकि पिता का भी पूछ रहा है, तो इसमें रख दीजिए a प्लस बी का वैल्यू 18। तो 18 3 गुना में है तो 3 आ जाएगा, 18 दिया 54 वर्ष इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2720 है। तीसरी और 5वीं संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको हमेशा बताते हैं अगर क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया रहे तो आप इसका एवरेज निकालिए। तो 5 संख्या है, योगफल कितना है? 2720। एवरेज निकालने के लिए आपको 5 से डिवाइड करना होगा, तो कितना आएगा? 25 25 5 चौक 20 5 चौक 20, यानी 544 आया है एवरेज। और एवरेज हमेशा बीच में होता है, तो 544 का स्थान कहाँ होगा? बीच में। टोटल 5 नंबर है, तो 2 इसके आगे 2 इसके पीछे होगा, तो आगे वाला हो जाएगा दूसरा 546, उसके बाद 548, और पीछे वाला 542, उसके बाद 540। ये पांचों नंबर है जिसके बारे में बात चल रहा है। इसमें तीसरी और 5वीं का योगफल पूछ रहा था। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा ये है, 5वां ये है, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 5 10, यानी 1000 इधर हो गया, 1080 12 1092। 1092 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लिख के जोड़ दीजिए। पहला 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, फिर 5 7, उसके बाद 11। सबको जोड़िए। 5 5 10 17 11 28। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः यहाँ दिया है। एक संख्या यह है तो दूसरी संख्या क्या है? फॉर्मूला आप जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एक संख्या आपका 4320 है, गुना दूसरी संख्या हमें निकालना है, बराबर एलसीएम कितना है? 30,240, गुना एचसीएफ है 1080। कटा के n2 का वैल्यू निकाल लीजिए। ये देखिए 1080 का ये सीधा सीधा 4 गुना है, तो ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 से इसको कटा दीजिए। 4 7 28, 22 हुआ, 4 5 20, 4 6 24 0, 75 60 n2 का वैल्यू है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 5 की पावर 5, तो सबको 5 की पावर में आप लिख सकते हैं। पहला है 5 की पावर 5 गुना, दूसरा 125 को 5 की पावर 3 लिखेंगे, और पहले से पावर है माइनस का 2/3, गुना 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे, और पहले से पावर है माइनस का 1/2। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर है, ये दोनों में क्या होता है? गुना होता है, तो ये 3 3 कट जाएगा, और उसी तरह यहाँ से 2 2 भी कट जाएगा। तो बचा क्या? 5 की पावर -2, 5 की पावर -1, और यहाँ पर 5 की पावर 5। अब देख रहे हैं सब जगह आधार 5 है, यानी बराबर है, और बीच में गुना है, तो पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ दीजिए। 5 -2 -1, तो कुल मिला के 5 की पावर 2 आ जाएगा। 5 की पावर 2 का बोल सकते हैं 25, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य S पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है।
यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य पर 20% प्रॉफिट होता है, तो मान लेंगे हम लोग इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए विक्रय मूल्य पर अगर 20% का ये प्रॉफिट ले रहा है तो 100 का 20% कितना होगा, 20, यानी 20 का प्रॉफिट लेकर 100 में आप बेच रहे हैं तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा, 80 होगा। सीधा सीधा बात है। अब कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो क्रय मूल्य है कितना, 80। अगर 10% आप बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 80 का 10% 8 बढ़ाएंगे तो 88 हो जाएगा नया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। पहले विक्रय मूल्य 100 था, अब आप 4% बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लस का 4 कर देंगे, 100 का 4% 4 ही होगा। अगर 4 जोड़ देंगे इसमें तो 104 बन जाएगा, यानी अब ये नया रेशियो है आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं प्रॉफिट का। तो घटा लीजिए, 4 इधर 12 इधर, 16 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 88 के ऊपर, गुना 100%। तो 8 से 2 बार में, 8 से 11 बार में, देखिए 100/11 कितना होता है, 9.09%। इसका 2 गुना करना है तो ये हो जाएगा 18.18%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, इसमें क्या कह रहा है कि यदि 500 उत्पादों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 62,500 है, तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता 50% का लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है 62,500, जबकि यहाँ पर दिया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, आप देख सकते हैं 30% है। तो ये जो 62,500 है ये 30% का वैल्यू होगा, यहाँ पर लिख देंगे वही चीज़, 62,500 जो है ये 30% का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है कि 50% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका प्राइस क्या रखना होगा। अगर 50% का प्रॉफिट लेगा ये तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 150%, यानी 100 + 50, तो 150% का वैल्यू निकालने के लिए इससे गुना करना होगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ये टोटल का आएगा। इसमें 500 उत्पाद है तो 500 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक उत्पाद का निकल जाएगा। कटा दीजिए इसको, 30 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 100 बार में, और 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा प्रत्येक उत्पाद का वो कितना आएगा, 625 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, वह समान चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। टाइम देखिए 2 घंटा और यहाँ पर 5 घंटा, तो ये 2 का 5 कितना गुना है, 2.5 गुना, ठीक है 2.5 गुना। तो दूरी को भी आप उतना गुना कर दीजिए। तो इसमें अगर 2.5 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 10.5 को 2 से गुना करेंगे तो 21, उसके बाद 10.5 को हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5.25, तो 21 5 26.25 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण ये है, इनके मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको क्या निकालना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, b² - 4ac, वैल्यू रख दीजिए। b मतलब क्या, x का गुणांक जो कि है -7√3, इसका स्क्वायर यहाँ रखना है, तो 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, तो 49 गुना 3 कितना हो जाएगा, 147 -4ac, तो 4 × a कितना है, 4 है x² का गुणांक, और c है 12, तो 12 आ जाएगा। 147 - 4 चौके 16 गुना 12, 96 गुना 192 हो जाएगा। 147 में 192 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये डी जो है 0 से छोटा है। अगर डी 0 से छोटा रहे तो इनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये इसका आंसर होगा। बाकी में आप जो है ये आंसर नहीं होगा, बाकी में दूसरा कंडीशन लगेगा, जैसे कि अगर डी 0 से बड़ा रहता है तो इनके 2 भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं, तो इस कंडीशन में ये आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर डी 0 के बराबर रहता है तो 2 इनके वास्तविक मूल होते हैं और दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होता है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, इनके एक वास्तविक और एक काल्पनिक मूल, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये कंडीशन लगता ही नहीं है। आगे बढ़ते, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, 34 का क्यूब, इकाई अंक सबका सेम है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिटल सम लगा देंगे। यहाँ देखिए 4 3 7,
तो 7 का क्यूब कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 343। इसका डिजिटल सम 4 3 7 3 10, यानी इसका डिजिटल सम जो है 1 है। कौन सा ऑप्शन 1 दे रहा है जोड़ने के बाद? देखिए 4 3 7 2 9, इसका डिजिटल सम 0 हो गया। ये 4 2 6 3 9 9, ये 0 हो गया, ये नहीं होगा। 4 3 7 4 11, इसका जो डिजिटल सम है वो 2 है, हमें चाहिए 1 वाला, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, 4 3 7 7 3 10 1 9 10, 10 को फिर जोड़ेंगे आगे तो 1 आएगा, तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इनके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, एक डायग्राम बना के आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये जो आधार है ये 8 सेंटीमीटर का है। अगर हम लोग यहाँ से एक लंब खींच दें तो ये बीच में आएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये जो है आधार को 2 बराबर भाग में बांटेगा। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा 4 होगा आधा, और ये भी 4 होगा। ये 5 है, ये 4 है, ये समकोण होता है तो ये कितना हो गया 3 हो गया। अब इसका एरिया निकालना एकदम आसान है, 1/2 गुना आधार ले लीजिए पूरा का पूरा 8 और ऊंचाई ये जो निकाले हैं 3, ये ले लीजिए। तो 8 या 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 इसका क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, निम्नांकित चित्र में एबीसी त्रिभुज में डी समांतर बीसी, डी ये और बीसी ये दोनों क्या है पैरेलल है। एडी 7 है, ए 3.5 है, ए यहाँ पर है, ये कितना है 3.5। उसके बाद डीबी 6 है, डीबी यहाँ पर है 6 है। एसी का मान हमें निकालना है ए से सी तक, तो उससे पहले आपको ईसी निकालना होगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए जानते हैं कि ये थेल्स थ्योरम में क्या होता है, एडी और बीडी का रेशियो और एई और ईसी का रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ 7 से 3.5 हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ भी 6 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, तो ईसी का वैल्यू 3 हो गया। हमसे एसी पूछ रहा तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3.5 और 3 कुल मिला के कितना होगा 6.5, यही आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 वर्ष है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति x वर्ष का है और उनका पुत्र जो है y वर्ष का है, तो दोनों का योगफल 68 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 68। 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों का एज 5-5 बढ़ाना होगा, तो व्यक्ति हो जाएगा x प्लस 5 का और उसका जो पुत्र है वो कितना हो जाएगा y प्लस 5 का। और कंडीशन क्या कह रहा है, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा, तो इसका 5 गुना कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। उसके बाद पुत्र का पूछ रहा है यानी y का वैल्यू निकालना होगा, तो y का वैल्यू आप देखिए रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, x को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से, x बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 68, ये y माइनस में आएगा इधर, तो x बराबर 68 माइनस वाई यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 68, ये 5 पहले से है तो 73 माइनस का y बराबर इस तरफ 5 गुना y करेंगे तो 5y और 5 गुना 5 करेंगे तो प्लस का 25, इसको इस तरफ भेज देंगे तो 5 1 6y हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा 50 में 2 कम यानी 48, 6 से काट देंगे इसको 8 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। यही हमसे पूछा जा रहा है, तो 8 वर्ष इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।